Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here back with the part 2nd of the chapter federalism. In the last part, we have understood the meaning of term federalism. We have also understood the features of federalism. Along with that, we have understood that some, you can say, introductory part of Indian federalism also. Right? And today, what we are going to discuss, we will discuss the examples of other countries and how federalism is practiced there. That we are going to discuss now. After that, we will discuss in detail what is the Indian context, what is the Indian scenario. Before that, we will discuss the examples of few of the countries. First is federalism in West Indies. That we are going to discuss. Right? So, what was the scenario there? How did the federalism practice there? And how we are able to see it in present. All the things we are going to discuss right now. So let us start now. Federalism in West Indies. You may have heard about the cricket team of West Indies. आप लोगों ने सुना होगा ना West Indies की टीम, कैरिबियन टीम आप लोगों ने सुना होगा. But is there a country called West Indies? क्या कोई ऐसी सिंगल कंट्री है जिसको आपने वेस्ट इंडीज का नेम दे दिया? Like India, West Indies was also colonized by the Britishers. हमारी तरह ब्रिटिशर्स का कहाँ कंट्रोल था? वेस्ट इंडीज पे भी था. अब देखो जो वर्ल्ड की मेजर कंट्री आपको देखने को मिल जाएंगी ना, ऑलमोस्ट ऑल दे वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स ओनली. और ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में हमेशा क्या बोला जाता था कि ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल है ना वो इतने लार्ज स्केल पे है कि अगर उनके कैप्चर्ड किसी एरिया में अगर एक जगह पे नाइट हो रही है ना तो दूसरी जगह पे डे होगा ही होगा. इसलिए क्या बोला जाता था कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल्ड एरिया में कभी नाइट हो ही नहीं सकती है. That was the thing which was set, right? तो it means क्या था कि इतने large scale पे वो लोग कंट्रोल कर रहे थे. Okay, so in 1958 the Federation of West Indies came into being. और फेडरेशन कैसे आया? 1958 में जब ये लोग फ्री हुए होंगे, इंडिपेंडेंस गेन की होगी, तभी तो वहां पे फेडरेशन एग्जिस्टेंस में आया. लेकिन अब वहां पे देखो क्या था? इट हैड अ वीक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी ऑफ ईच यूनिट वाज इंडिपेंडेंट. अब देखो ये सिस्टम समझ के देखो ये क्या था. अगर आप हमारी कंट्री की बात करोगे तो हमारी कंट्री में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ना, वी आर हैविंग स्ट्रॉन्ग सेंटर. एंड आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास एज वेल कि हमारी कंट्री का जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली उसमें क्या होता है कि हमारी कंट्री की कंपैरिजन किसके साथ होती है? गार्लैंड के साथ. और उस गार्लैंड में जो थ्रेड है वो हमारा क्या है? दैट इज आवर सेंटर. और जिसमें पर्ल्स लगे हैं, मोती लगे हुए हैं या फिर फ्लावर्स आप बोल सकते हो, वो हमारे क्या है? स्टेट्स. तो अगर पल्स वीक है तो चल जाएगा, मतलब आप एक पल्स को निकाल दो, आप एक की जगह आप दो को मिला के एक बना दो, वो चल जाएगा. बट जब थ्रेड अगर वीक होगा ना दैट विल नॉट बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द ईच एंड एवरी सिनेरियो ऑफ द कंट्री. और इसीलिए हम लोगों ने क्या अडॉप्ट किया? हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला फेडरलिज्म अडॉप्ट किया है. राइट? आप लोगों ने यूएसए के बारे में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में. आई थिंक आप लोग को याद आ रहा होगा. अभी हमने 2 एग्जाम्पल स्टडी किए थे. क्या? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. यूएसए का जब आप एग्जांपल स्टडी करते हो तो वहां पर भी क्या था? देखो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. क्यों इसका नेम ऐसा है? क्योंकि यूएसए भी कोई एक सिंगल कंट्री नहीं था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था और ये 13 सेपरेट कॉलोनीज थी. एंड व्हेन ऑल दोस 13 कॉलोनीज फेल दैट वी आर हैविंग सिमिलर कल्चर, सो व्हाई शुड नॉट वी ऑल ज्वाइन जस्ट लाइक अ फेडरेशन. और उसके बाद क्या एग्जिस्टेंस में आता है? उसके बाद एग्जिस्टेंस में आता है यूएसए. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि जो स्टेट्स यूनाइट हो गए. फाइन. और अब इसके बाद देखो आप लोगों को याद आ रहा होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूएसए में क्या होता है? स्टेट्स के पास ज्यादा पावर्स होती हैं. इन आवर कंट्री द सिचुएशन इज ऑपोजिट, बिकॉज हमारी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, मेकर्स थे, उन सभी को इजिली पता था, बड़े अच्छे से पता था कि हमारी कंट्री की सिचुएशन कैसी है. और अगर हम लोगों ने सेंटर को ही वीक छोड़ दिया तो क्या होगा? सेंटर अगर वीक रहेगा तो सिचुएशन विल बी प्रॉब्लमेटिक. राइट? अब यहां पे आप किसके एग्जांपल स्टडी करें? यहां पे आप एग्जांपल स्टडी करें वेस्ट इंडीज का. यहां पे क्या हुआ? वेस्ट इंडीज वाज आल्सो कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश. इंडिया की तरह यहां पर भी किसका कंट्रोल था? ब्रिटिशर्स का था. इन 1958 द फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज केम इनटू बीइंग. और फाइनली क्या हुआ? 1958 में वेस्ट इंडीज में फेडरेशन एग्जिस्टेंस में आया. इट हैड अ वीक सेंट्रल गवर्नमेंट. अब देखो यहां पर ही प्रॉब्लम हुई, क्योंकि देखो जब तक जो कंट्रोल करने वाली मेजर सेंटर पॉइंट है ना वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तब तक कुछ भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकता है.
तो यहाँ पे सेम थिंग वाज एप्लीकेबल हियर। यहाँ पर क्या हुआ, वीक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी ऑफ द ईच यूनिट वाज इंडिपेंडेंट। इसका मतलब देखो सेंटर अगर वीक है तो ऑफ कोर्स स्टेट ज्यादा पावरफुल होंगे। और यहाँ पे एक ऐसी चीज एग्जिस्ट करी थी कि जो स्टेट्स है उनकी अलग इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है, राइट। And these features and political competition among the units led to the formal dissolution of the federation in 1962। और फाइनली हुआ भी यही। क्या हुआ फाइनली कि ये जो फीचर थी इसने क्या कर दिया, पॉलिटिकल कंपटीशन को इंक्रीज कर दिया। क्योंकि अगर देखो, अगर आप इंडिया का एग्जांपल लेते हो, वी आर हैविंग 28 स्टेट्स। अगर आप उनको कंपटीशन ओपन छोड़ दो इकोनॉमिकली एरिया में, तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। क्योंकि फिर क्या होगा, एक स्टेट सोचेगा, हरियाणा सोचेगा मैं पंजाब से आगे निकल जाऊं, तमिलनाडु सोचेगा मैं आंध्रा से आगे निकल जाऊं, ओडिशा सोचेगा मैं वेस्ट बंगाल से आगे निकल जाऊं। यही कंपटीशन होगा ना। एंड एट दैट टाइम वी विल नॉट बी एबल टू वर्क जस्ट लाइक अ यूनाइटेड इंडिया। क्योंकि देखो, हम लोग चाहे कहीं भी कुछ भी वर्क करे, कोई भी स्टेट ग्रो करे, बट फाइनली हम लोग क्या फील करते हैं, इंडिया इज ग्रोइंग ना। बट वहां पे क्या था, सेंटर वीक है। सेंटर वीक है तो अब क्या होगा, स्टेट्स में कंपटीशन इंक्रीज होगा। और जब स्टेट्स में कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो फाइनली क्या हो गया, इसकी वजह से फॉर्मल डिसोल्यूशन हो गया। कंपटीशन इंक्रीज हुआ और फॉर्मल डिसोल्यूशन हो गया फेडरेशन का इन 1962। देखो बना कब, 1958 में, 1962 में डिसोल्यूशन भी हो गया। समझ आया। उसके बाद फिर क्या हुआ, लेटर इन 1973 बाय ट्रीटी ऑफ चिगाटुराम्स द इंडिपेंडेंट Chigarwamas, the independent island established joint authorities in the form of a common legislature, Supreme Court, a common currency, and to go a degree a common market known as Caribbean Community। और फाइनली देखो क्या हुआ, फाइनली ट्रीटी होती है किसकी, चिगारवामास। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इस ट्रीटी ने क्या एस्टेब्लिश कर दिया, इस ट्रीटी ने उन लोगों को क्या बनाया कि एक इंडिपेंडेंट आइलैंड एस्टेब्लिश होगा जिसमें क्या क्या चीजें, जॉइंट अथॉरिटी होंगी। कैसे कि उन लोगों का एक कॉमन लेजिस्लेचर होगा, एक कॉमन सुप्रीम कोर्ट होगा, एक कॉमन करेंसी होगी। जैसे आप इंडियन रुपी की बात करते हो, हमारे सारे स्टेट्स में वही चलता है ना। तो इन लोगों ने भी क्या सोचा कि यहां पर तो डिसोल्यूशन हो गया, बट फिर फाइनली क्या हो रहा है, दोबारा से ट्रीटी हो रही है। जिसके बाद क्या किया गया, जिसके बाद उन लोगों ने फील किया कि वो एक जॉइंट अथॉरिटी बनाएंगे जहां उनकी कॉमन लेजिस्लेचर होगी, कॉमन सुप्रीम कोर्ट होगा, कॉमन करेंसी होगी, टू आ डिग्री आ कॉमन मार्केट, और एक कॉमन मार्केट बनाएंगे जिसको क्या बोला जाएगा, कैरिबियन कम्युनिटी। समझ आया, आई होप यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद द कैरिबियन कम्युनिटी हैज इवन अ कॉमन एग्जीक्यूटिव एंड द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और देखो यहाँ पे अब क्या, उनकी कॉमन एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, मतलब गवर्नमेंट भी कॉमन हो गई फाइनली। मतलब अब देखो वो क्या कोशिश कर रहे कि एक तो अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए ना जो पूरे के पूरे एरिया को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमारे स्टेट्स में भी गवर्नमेंट है, बट इवन देन सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों है, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग होल ऑफ द इंडिया, होल ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर भी इन लोगों के माइंड में यही चीजें आई ना, इसलिए इन लोगों ने कॉमन एग्जीक्यूटिव बनाई, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज, राइट, एंड द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वो कॉमन वाले बनाए इन लोगों ने। Thus, the unit could neither live together as long as country, nor can they live separately। मतलब ये ऐसे क्या हुई कि एक बार तो ऐसा लगा कि ना तो ये एक साथ रह पा रहे हैं और ना ही अलग रह पा रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ जब उन लोगों ने क्या फील किया कि डिसोल्यूशन हो गया ना 1962 में, बट बाद में उन लोगों ने क्या चीजें की, कुछ कॉमन चीजें फाइंड आउट की जिसके बिहाफ पे वो सारे के सारे लोग अग्री हो सकते हैं। तो यूनिट्स जो है वो neither live together एज वन कंट्री, मतलब एक कंट्री की तरह नहीं रह सकती, क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा, पॉलिटिकल कंपटीशन इंक्रीज हो गया, इकोनॉमिक कंपटीशन इंक्रीज हो गया, और नॉर कैन दे लिव सेपरेटली, वो सेपरेटली भी नहीं रह सकती। फाइन, सो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ वेस्ट इंडीज। ये वाली चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी रीड कर ली है कि क्या क्या फीचर्स होती हैं बेसिकली, विच आर द की कंसेप्ट दैट आर एसोसिएटेड विद फेडरलिज्म, राइट। अब यहाँ पे all these things we have discussed in the last class basically. Now here one context that is of Nigeria. अब नाइजीरिया में क्या सिचुएशन है, क्या एग्जाम्पल है, नाइजीरिया का फेडरलिज्म कैसा है। आफ्टर दैट वी विल कम ऑन इंडिया कि अलग अलग कंट्रीज में कैसा सिनेरियो है और हमने उन लोगों से क्या क्या सीखा है, क्या क्या हम लोग अपनी कंट्री में अडॉप्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ क्या था, इफ द रीजंस एंड वेरियस कम्युनिटीज डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, इवन अ फेडरल अरेंजमेंट कैन फेल टू प्रोड्यूस यूनिटी। अब देखो आपने बोल तो दिया कि हम यूनिटी में रहने वाले हैं, आपने बोल तो दिया कि हम एक कंट्री में रहने वाले, बट सोचो कि हमारे स्टेट्स को आपस में ट्रस्ट ही ना हो, तो जो हम लोगों ने फेडरल स्ट्रक्चर बनाया, फेडरल अरेंजमेंट बनाया, वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा ना, क्योंकि वो यूनिटी क्रिएट कर ही नहीं पाएगा।
समझ आया? एंड द एग्जाम्पल ऑफ नाइजीरिया इज इंट्रूसिव, और जो आपको नाइजीरिया का एग्जाम्पल मिलता है वो सारी चीजें आपको ऐसी कुछ ना कुछ चीजें शो करेगा, राइट? अब यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है? अब यहाँ पे आपको यही शो हो रहा है कि टिल 1914, अब यहाँ पे क्या हुआ? टिल 1914 नदर्न एंड सदर्न नाइजीरिया वर टू सेपरेट ब्रिटिश कॉलोनीज। अब देखो क्या हुआ, 1914 तक जो नदर्न और सदर्न नाइजीरिया है दे वर टू सेपरेट ब्रिटिश कॉलोनीज, राइट? At the Ibadan Constitutional Conference of 1950, Nigerian leaders decided to form a federal constitution. और क्या हुआ? अब देखो 1914 तक क्या था? सदर्न और नदर्न नाइजीरिया टू सेपरेट ब्रिटिश कॉलोनी थी। देखो यहाँ पर अगेन एक ऐसा एग्जाम्पल जिसके ऊपर अथॉरिटी किसकी थी? ब्रिटिशर्स की, राइट? वेस्ट इंडीज ऑल्सो, इंडिया ऑल्सो, नाउ नाइजीरिया ऑल्सो। अब यहाँ पर भी क्या था? नाइजीरिया में क्या था? नदर्न और सदर्न नाइजीरिया थे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप लोगों ने नाइजीरिया पढ़ा होगा, राइट? अब देखो वर टू सेपरेट ब्रिटिश कॉलोनीज एट द इबादान कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1950 नाइजीरियन लीडर डिसाइड टू फॉर्म अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। और फाइनली क्या होता है? 1915 में इबादान कॉन्स्टिट्यूंट कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्रेंस होती है, और वहां पे उन लीडर्स ने क्या बोला कि वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, राइट? The three major ethnic group of Nigeria, अब ये देखो नाइजीरियन लैंग्वेज में नेम लिखे हुए हैं, कौन कौन से? योरुबा, राइट? आफ्टर दैट इबो एंड होजा फुलानी कंट्रोल द रीजन्स ऑफ द वेस्ट, द ईस्ट एंड द नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। अब देखो ये पार्ट कैसे डिवाइडेड थे? एथनिक ग्रुप मतलब जिनका एक सेपरेट कल्चर था और एक कहीं ना कहीं एक टाइप से होल्ड किए हुए थे कंट्रोल। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो कौन कौन से थे? देखो जैसे कि ये वाले देखो रिस्पेक्टिवली इनके एरियाज दिए गए हैं, जैसे योरुबा वेस्ट, इबो इबो है वो वेस्ट ईस्ट में, उसके बाद ये होजा फुलानी ये किस में? नॉर्थ में, राइट? देयर अटेम्प्ट टू स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस टू अदर रीजन्स लेड टू फियर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम देखो क्या सोचते हैं कि अगर क्या सोचे कि उनका इन्फ्लुएंस दूसरे एरिया पर इंक्रीज हो जाए तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? दूसरे एरियाज में ऑफकोर्स उसकी वजह से फियर जनरेट होगा, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होंगे। क्योंकि अगर आप आज लोग ऐसा फील करना शुरू कर दो कि हम क्या करें कि हम लोग ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश करें कि आसाम का कंट्रोल अरुणाचल पे हो जाए, मतलब आसाम वाले लोगों को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दे, मध्य प्रदेश के लोगों को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दे, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली दूसरों के माइंड में इनसिक्योरिटी जनरेट करेगा ना। तो जब वो लोग अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर रहे थे, अगर मान लिया हमारी कंट्री में भी कोई सेम ट्राइबल कम्युनिटी को आप इतना इन्फ्लुएंस देना शुरू कर दो तो ऑफ कोर्स इट विल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ अदर। तो यहां पर भी वही हुआ, जब उन लोगों ने एक फेडरलिज्म बनाने की कोशिश की तो फाइनली क्या होता है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की तो इन्होंने फाइनली क्या किया? उन्होंने ये सोचा कि उनका इन्फ्लुएंस इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट पार्ट पे यही इंक्रीज थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ को कंप्लीटली इन लोगों का ही एक टाइप से होल्ड था। तो अब जब ये इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं दूसरे एरियाज में, इसकी वजह से दूसरों के माइंड में क्या जनरेट हो गया? फियर और कॉन्फ्लिक्ट्स। तो दूसरों को तो ये लगेगा ना कि इनका हमारे ऊपर इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रहा है। दीज लेड टू अ मिलिट्री रिजीम, और इसकी वजह से क्या हो गया? मिलिट्री रिजीम मतलब मिलिट्री का एक टाइप से रूल एस्टैब्लिश हो गया। इन द 1960 कॉन्स्टिट्यूशन बोथ फेडरल एंड रीजनल गवर्नमेंट जॉइंटली कंट्रोल्ड। उसके बाद क्या हुआ? द नाइजीरियन पुलिस। अब फाइनली क्या हुआ कि 1960 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फेडरल था वो या फिर रीजनल गवर्नमेंट थी, जॉइंटली कंट्रोल द नाइजीरियन पुलिस। और उसको क्या कर लिया? बोथ फेडरल एंड रीजनल गवर्नमेंट दोनों ने क्या कर लिया? कंबाइंड फॉर्म से जॉइंटली कंट्रोल द नाइजीरियन पुलिस। जब मिलिट्री का रेजिम एस्टैब्लिश होता है ना, तो फिर फाइनली क्या होता है? 1960 में फेडरल और रीजनल गवर्नमेंट ने जॉइंट कर लिया, जॉइंटली क्या किया? नाइजीरियन पुलिस को कंट्रोल किया, राइट? In the military supervised constitution of 1979, no state was allowed to have any civil police. और फिर क्या हुआ? In the military supervised constitution of 1979, अब देखो, अब जब मिलिट्री का कहीं ना कहीं क्या होगा? जब मिलिट्री का कहीं ना कहीं इतना स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश होगा तो यहाँ पे क्या हुआ? मिलिट्री सुपरवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1979, नो स्टेट वाज अलाउड टू हैव एनी सिविल पुलिस। अब क्या होगा कि किसी स्टेट के पास अथॉरिटी थी नहीं कि वो अपनी खुद की पुलिस रखे। समझ आया? यानी कि ऐसा कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया। यहां देखो क्या सिस्टम था, यहां पर सिस्टम ये था कि जो नाइजीरिया था, नाइजीरिया भी इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटिश कॉलोनी से, और जैसे उन्होंने इंडिपेंडेंस गेन की तो उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोची, और जैसे ही वो लोग ये कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आई? वहां पे 3 सेपरेट एथनिक कम्युनिटी थी। जब वो लोग अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो इसको अदर कम्युनिटीज ने जस्ट एज अ सस्पेंशन देखा,
उन लोगों को क्या फील हुआ? उन लोगों को यही फील हुआ कि अपना इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से क्या हुआ? मिलिट्री रिजाइन हुआ। और फाइनली क्या हुआ? जब कॉन्स्टिट्यूशन 1960 कॉन्स्टिट्यूशन बोथ फेडरल एंड रीजनल गवर्नमेंट जॉइंटली कंट्रोल द नाइजीरियन पुलिस, मतलब दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर क्या कर नाइजीरियन पुलिस को कंट्रोल कर लिया। और फाइनली क्या हुआ? मिलिट्री सुपरवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उसके अकॉर्डिंग क्या था? नो स्टेट वाज अलाउड टू हैव एनी सिविल पुलिस, और किसी भी स्टेट को अथॉरिटी नहीं दी कि वो पुलिस को रख सके, सिविल पुलिस को रख सके, मतलब इतना कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया। दो डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड इन नाइजीरिया इन 1999, हालांकि क्या हुआ? डेमोक्रेसी को रिस्टोर भी किया गया नाइजीरिया में। रिलीजियस डिफरेंसेस along with conflicts over who will control revenues from the oil resources continues to present problem before the Nigerian Federation। लेकिन फिर क्या हुआ? फाइनली क्या हुआ? रिलीजन डिफरेंसेस, लोगों के रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंसेस थे, क्योंकि आप लोगों ने स्टडी किया 3 अलग अलग सेपरेट क्या थे? एथनिक ग्रुप से, तब उनके ऑफकोर्स रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी डिफरेंट होंगे। तो यहां पर क्या हुआ? रिलीजियस डिफरेंसेस के साथ साथ उनके जो और कन्फ्लिक्ट्स थे, जैसे कि कौन तो रेवेन्यू को कंट्रोल करेगा? रेवेन्यू कौन सा? जो ऑयल से आ रहा है नाइजीरिया, क्योंकि आपको पता होगा ऑयल और नेचुरल गैस का रिसोर्सेज है, मतलब सोर्स है, तो उससे जो ऑयल से रेवेन्यू कलेक्ट होगा, उस रेवेन्यू को कौन कंट्रोल करेगा? उसके रिगार्डिंग टू प्रेजेंट प्रॉब्लम बिफोर द नाइजीरियन फेडरेशन, और अब नाइजीरियन फेडरेशन के सामने प्रॉब्लम हो गई। सो लोकल एथनिक कम्युनिटी रेसिस्ट सेंट्रल कंट्रोल ऑफ द ऑयल रिसोर्सेज, और अब लोकल कम्युनिटी क्या करेंगी? वो रेसिस्ट कर रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब सेंटर का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। दस नाइजीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरलैप ऑफ रिलीजियस, एथनिक एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग द यूनिट्स। तो ओवरलैप हो गई ना, क्योंकि अब देखो डिसीजन ही नहीं हो पा रहा प्रॉपर वे में, तो इसलिए प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। तो नाइजीरिया आपको किसका एग्जांपल शो कर रहा है? ओवरलैपिंग का, कि जहां पर ओवरलैपिंग मतलब कि एक के एरियाज कुछ हो रहे हैं, दूसरे के एरियाज कुछ हो रहे हैं, बट इवन देन ओवरलैपिंग हो रही है एक दूसरे के एरियाज में। समझा? मतलब वो उसके एरिया में एंट्री कर रहा है और दूसरा एरिया उसके एरिया में एंट्री कर रहा है। तो सेंटर और स्टेट में इस वजह से कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे थे। फाइन, दिस वाज द स्ट्रक्चर। अब देखो, चेक योर प्रोग्रेस। यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ आ, क्योंकि देखो हम लोगों ने, हमारी कंट्री में ऐसी सिचुएशन कभी नहीं होती, फेडरेशन इन नाइजीरिया जैसी भी नहीं और वेस्ट इंडीज जैसी भी नहीं। वहां पे देखो आप लोगों ने क्या स्टडी किया, वहां पर भी कहीं ना कहीं स्टेट्स की ज्यादा ऑटोनॉमी होने की वजह से प्रॉब्लम्स राइज हुई। यहां पर कहीं ना कहीं मिलिट्री के एक्सेसिव कंट्रोल की वजह से प्रॉब्लम्स राइज हुई। बट इन आवर कंट्री देयर इज नो सिचुएशन जस्ट लाइक दैट, राइट? अब यहां पे देखो क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाता है चेक योर प्रोग्रेस, तो किस बेस पे? हु डिसाइड्स द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फेडरेशन। अब हमारी कौन सी गवर्नमेंट कितनी पावरफुल होगी, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चेक कौन करता है, ये डिसाइड कौन करता है? तो ऑफ कोर्स वी हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल कि कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि सेंटर के पास कितनी अथॉरिटी होगी। आफ्टर दैट, हाउ आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट रिजॉल्व्ड इन द फेडरेशन, और कैसे रिजॉल्व होते हैं? ऑफ कोर्स देखो कैसे, इट विल बी रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। अगर आपको ये एश्योर करना है कि हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स हो ही ना, हमारी कंट्री में ऐसी सिचुएशंस अराइज ही ना हो, तो क्या करें? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर वे से डिवीजन कर दें। उसका बेनिफिट क्या होगा? दैट ईच एंड एवरी ऑर्गन विल बी हैविंग द जुरिस्डिक्शन ऑन विच इट इज हैविंग ऑटोनॉमी, ऑन विच इट इज हैविंग कंट्रोल। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन अगर हम हमारी कंट्री के देखें, तो वी आर एबल टू सी ना दैट वी आर हैविंग फेडरल स्ट्रक्चर, एंड ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इफ यू विल सी द 7th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल सी ना सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। आपको पता चल जाएगा कि कौन से अथॉरिटी को, कौन सी गवर्नमेंट को हमने कितनी अथॉरिटी दी है, एंड फॉर व्हाट वी हैव डन इट, ताकि कोई प्रॉब्लम हो ही ना जुरिस्डिक्शन से रिगार्डिंग। और अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम लोगों ने सब्जेक्ट्स डिवाइड किए कि इससे बाहर आपका सब्जेक्ट है ही नहीं। समझ आया? आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब उसके अलावा क्या है? फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा एग्जांपल, आपने दूसरी कंट्रीज का एग्जांपल स्टडी कर लिया जहां प्रॉब्लम्स होती रहती है, और आप लोगों ने देखो क्या पढ़ा था इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर। आप लोगों ने पढ़ा कि इन आवर कंट्री द सिचुएशन इज नॉर्मल, राइट? सो कैन वी गिव द क्रेडिट टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री? तो अब वही रीड करेंगे कि हमारी कंट्री में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का क्या फॉर्म है, राइट? So even before the independence, most leaders of our national movement were aware that to govern a large country like ours, it would be necessary to divide the powers between provinces and the central government. हमारी कंट्री में क्या स्ट्रक्चर थी? इंडिपेंडेंस से पहले ही हमारे लोगों के दिमाग में था,
हमारे लीडर्स के दिमाग में था कि हमें इतनी बड़ी कंट्री को कैसे गवर्न करना है। तो अगर और प्रॉपरली गवर्न करना तो बिल्कुल नेसेसरी है कि हमें पावर्स को प्रोविंसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रोविंसेस भी थी, है ना, प्रिंसली स्टेट्स भी थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स हमें स्टेट्स और सेंटर के बीच में पावर डिवाइड करनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर हैविंग दैट मच डाइवर्सिटी। देयर वाज आल्सो अवेयरनेस दैट इंडियन सोसाइटी हैज रीजनल डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम कि इतनी बड़ी लार्ज कंट्री होना जस्ट इट वाज नॉट द ओनली प्रॉब्लम, बल्कि उसके साथ क्या क्या था कि हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा रीजन के बेसिस पे डाइवर्सिटी है ना। अगर आप फिजियोग्राफिक डिवीजन भी देखते हो तो कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं, राइट, कहीं पर डेजर्ट्स हैं। ओके, तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज है रीजन के बेसिस पे भी। और लैंग्वेज का तो आप सबको पता है कि हम अगर एक स्टेट के अंदर भी अगर कुछ किलोमीटर क्रॉस कर लेते तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि ये जो अवेयरनेस थी हमारे यहाँ, हमारे लीडर्स को ये भी पता था कि हमारे यहाँ सिर्फ कंट्री लार्ज ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो सोसाइटी है ना उसमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट। दिस डाइवर्सिटी नीडेड रिकॉग्नाइजेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप देखो, अगर आपने उस डाइवर्सिटी को अंडर एस्टिमेट कर दिया ना तो वो डाइवर्सिटी आपकी यूनिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन जाएगी। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स को क्या पता था कि इस डाइवर्सिटी को हमें प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज करना है। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड लैंग्वेजेस हैड टू शेयर पावर एंड इन ईच रीजन पीपल ऑफ दैट रीजन शुड गवर्न देमसेल्फ। और हमें क्या करना है, हर एक के पास पावर करनी, शेयर करनी है हर एक एरिया में, और पीपल ऑफ दैट रीजन शुड गवर्न देमसेल्फ। और ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश करना कि उसी एरिया के पीपल उस एरिया को गवर्न करें, राइट। दिस वाज ओनली लॉजिकल इफ वी वांटेड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये कब पॉसिबल था, कब लॉजिकल था, जब हम एक्चुअल में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करें। समझा? तो ऑलरेडी हम लोगों ने अपने फ्रीडम स्ट्रगल से पहले अपनी पूरी की पूरी कंट्री के स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे से विजुअलाइज कर लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया था कि अगर हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे, तो तभी हमारी कंट्री में क्या हो सकता है, ऐसा प्रॉपर सिस्टम यूटिलाइज हो सकता है, यूज हो सकता है, राइट। द ओनली क्वेश्चन वाज व्हाट शुड बी द एक्सटेंट ऑफ पावर्स टू बी एंजॉयड बाय द रीजनल गवर्नमेंट्स। और अब क्वेश्चन क्या था कि हम जो हमारी रीजनल गवर्नमेंट होंगी उसको पावर कैसे देंगे। In view of the agitation of the Muslim League for greater representation of Muslim, a compromise formula was to give very large power to the regions was discussed during the negotiations before partition. और हमने क्या सोचा, क्योंकि देखो उस टाइम पे हम लोग यही चाह रहे थे ना कि पार्टीशन ना हो फाइनली, क्योंकि हम सबको पता था कि अगर पार्टीशन हुआ तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स विल बी इंक्रीजिंग ओनली। इसलिए हम लोगों ने क्या देखा कि जब मुस्लिम लीग बोल रही थी ना खुद को कि वो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव है मुस्लिम्स की, तो हम लोग यही चाह रहे थे कि कुछ भी करो बट ये डिवीजन ना हो। और इसके लिए हमारे माइंड में क्या था कि इफ वी वांट टू एस्टैब्लिश पीस, इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश अ प्रॉपर सिस्टम, तो पहले क्या जरूरी है कि हमें नेगोशिएशंस करनी जरूरी है, कि एरिया को हमें बहुत ज्यादा पावर देनी पड़ेगी रीजन्स को, अगर पार्टीशन को बचाना है। Once the decision to partition India was taken, the Constituent Assembly decided to frame a government that would be based on the principle of unity and cooperation between the center and the state and separate powers to the states. और जब हमारी कंट्री का फाइनली पार्टीशन हो गया, हमारे फ्रेमर्स को, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को ये बात समझ आई कि अब हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होना चाहिए। तो अब देखो क्या हुआ, अब हमारी कंट्री के हमारे फार विजनरी लीडर्स ने फाइंड आउट किया, विजुअलाइज किया कि अब हमारी जो गवर्नमेंट बनेगी वो फाइनली कैसी होनी चाहिए, जो प्रिंसिपल पर बेस्ड हो, यूनिटी के प्रिंसिपल्स पर, कोऑपरेशन पर बेस्ड हो। और कोऑपरेशन कहाँ, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और स्टेट लेवल पे एक सेपरेट गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, उनकी सेपरेट पावर होनी चाहिए। And the most important feature of the federal system adopted by the Indian Constitution is the principle that relation between the center and the state would be based on cooperation. ये देखो कॉपरेशन पर बेस्ड होंगे। ये हमारी कंट्री की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि हमारी कंट्री में जो रिलेशंस हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं वो रिलेशंस किस बेस पर एस्टैब्लिश होते हैं, दे आर बेस्ड अपॉन द कॉपरेशन ओनली। ऐसा सिस्टम नहीं होता हमारी कंट्री में कि हम लोगों ने सेंटर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। हालांकि कुछ एग्जांपल्स आपको दिखेंगे कि सेंटर टिल्टेड है, मतलब हमारा फेडरलिज्म टिल्टेड है टुवर्ड सेंटर, बट वो भी जरूरी था if we wanted to form the unity of the country, so that thing was also required and necessary, right?
बट हम लोगों ने फिर क्या किया, प्रॉपरली हम लोगों ने विजुअलाइज किया चीजों को, हमने फाइंड आउट किया कि एक्चुअल में हम लोगों को क्या करना है. इफ यू वांट टू क्रिएट यूनिटी, इफ यू वांट टू मेंटेन यूनिटी ऑफ द कंट्री, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट पावर शुड बी डिवाइडेड. Along with that, if you want to establish the autonomy of the states also, it is required to provide, you can say, a rational base freedom, right? So thus, while recognizing diversity, the constitution emphasizes unity. और इसीलिए अगर आप विजुअलाइज करते हो एक्चुअल में, तो हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बताता है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही बताता है कि हमारी कंट्री में जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी बेसिकली डाइवर्सिटी को कैसे डील करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, फोकस करता है यूनिटी के ऊपर. फाइन. सो जस्ट फॉर दैट ऑल्सो वी हैव डन द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आफ्टर ऑल, द पर्पस ऑफ लिविंग टुगेदर मस्ट बी दैट ऑल ऑफ अस आर हैप्पी एंड मस्ट मेक ईच अदर बी हैप्पी. यही है हमारा फेडरलिज्म, कि हम लोग स्टेट्स हैं तो स्टेट के पास भी ऑटोनॉमी है, वो भी खुश फील करते हैं दैट वी आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द स्टेट सेंटर कंप्लीटली, वैसा फील करते हैं. और सेंटर को क्या है, सेंटर को एक ही जो स्टेट्स हैं वो क्या है, वी ऑल आर वर्किंग जस्ट एज अ बॉडी, एज अ फुल बॉडी. जैसे अगर आपके बॉडी का कोई एक पार्ट वर्क नहीं करता तो उसका इंपैक्ट सारे ऊपर पड़ता है. तो हम सबऑर्डिनेट का वर्क नहीं करते हैं. सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है दैट इज नॉट सबऑर्डिनेट. इसको क्या कंसिडर करते हैं, वी आर वर्किंग जस्ट लाइक अ बॉडी, जिसमें अगर एक के ऊपर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होता है तो दूसरे के ऊपर उसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, और उसका इंपैक्ट पूरी की पूरी बॉडी पर होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको हेड पेन है तो आप क्या होगा, उसके आप बोलते हो ना आई एम हैविंग हेडेक, तो उस हेडेक का इंपैक्ट आपकी पूरी बॉडी पर हो जाता है. इन द सेम मैनर हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में भी यही सिस्टम अडॉप्ट है कि हम यूनिटी मेंटेन करके रखें और स्टेट भी खुश और सेंटर भी खुश. दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट फेडरल स्ट्रक्चर इन आवर कंट्री. And for that, we have done the provisions in the constitution. So now what are those provisions? We will discuss those provisions in next video. I hope आप लोगों को यहाँ नाइजीरिया का कंटेक्स्ट समझ आया, वेस्ट इंडीज का कंटेक्स्ट समझ आया. And now we have understood that in India, no doubt we are having federalism. But वो कौन सी फीचर्स हैं जो हमारी कंट्री को दिखाती हैं, एग्जाम्पल्स कौन से that yes we are having federation, right? So that we will discuss in next video. I hope till here everything is completely clear to all of you. If you are having doubts, you can ask your doubts in comment section. If you thought that this video is beneficial for you, like the video and please subscribe the channel as well. We will meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.